फर्क। शाम के 8 बजे के तकरीबन वक्त हुआ होगा। सूरज के धुंधलके को हटाकर अंधेरे ने अपनी चादर ओढ़ना प्रारंभ कर दिया था। मार्केट में संजना आज राखी की खरीदारी के लिए नए कपड़े लेने निकली थी। बढ़ते हुए अंधेरे की वजह से संजना चिंतित हो रही थी। कपड़ों की खरीदारी करने के बाद उसने ऑटो रिक्शा की तलाश के लिए सड़क के चौराहे पर खड़े 2-3 ऑटो चालकों से बात की। एक तो उनके मुंह से आती शराब की दुर्गंध, ऊपर से दुगने से ज्यादा किराया मांगे जाने से नाराज संजना ने पैदल ही उस मार्केट से घर तक जाने का फैसला कर लिया। सड़क मार्ग पर यहाँ वहाँ बाइक लहराकर आवारागर्दी करते लड़कों से बचने के चक्कर में संजना ने अपने घर तक के लगभग 3 किलोमीटर की सीधी सड़क की घर तक की दूरी तय करने की बजाय अंदर की गलियों से लगभग 2.5 किलोमीटर का पैदल चलना ज्यादा बेहतर समझा। अभी 4 माह पूर्व ही तो संजना के पति शुभाशीष का तबादला हुआ था। कानपुर से सुल्तानपुर में उसे अब तक ठीक से सारे रास्ते भी नहीं पता थे। संजना के पड़ोसियों ने ही बताया था कि 8 बजे के बाद सुल्तानपुर में महिलाओं का घर से बाहर निकलना कितना असुरक्षित है, इसलिए रात होते ही सभी लड़कियां और महिलाएं अपना जो भी काम रहता है जल्दी से जल्दी कर घर पहुंच जाती हैं। मार्केट से दूर निकलते ही स्ट्रीट लाइट की रोशनी भी कम होती जा रही थी। संजना तेज तेज कदमों से अपने घर की तरफ बढ़ने लगी। तभी उसने महसूस किया कि कोई हेलमेट लगाए बाइक सवार उसका धीरे धीरे पीछा कर रहा है। संजना ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा तो उसका शक सही था। वह बाइक सवार उसके पास तक आकर बोला, अरे मैडम। संजना को न जाने क्या सूझी, वह उस बाइक सवार से पीछा छुड़ाने के चक्कर में तेजी से चलकर सामने वाली उस तंग गली में घुस गई, जहां बीच में सीवर लाइन की खुदाई की वजह से उस बाइक सवार का आना संभव नहीं था। जैसे ही संजना को पीछे से बाइक सवार की बाइक की हेडलाइट की रोशनी आना बंद हुई, संजना ने राहत की सांस ली। चलो अच्छा हुआ जो पीछा छूटा, ना जाने कैसे कैसे लड़के हो गए हैं। संजना को राहत की सांस लिए अभी मुश्किल से 2 मिनट ही हुए होंगे कि एक नई आफत उसके सामने खड़ी थी। उस गली में ही अंधेरे का फायदा उठाकर गांजा फूकते 3-4 वहशियों की नजर अकेली घबराई हुई सी संजना पर पड़ गई। वह सब हवास भरी बुरी बुरी नजरों से संजना के पीछे उसे पकड़ने को दौड़े। संजना किसी तरह वापस भागकर गली के उसी तरफ आ गई जहां से वह अंदर गई थी, मगर आज संजना की परेशानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह बाइक सवार लड़का अब भी वहीं खड़े होकर शायद संजना के निकलने की राह देख रहा था। संजना को आता देखकर वह युवक तेजी से अपनी बाइक स्टार्ट करके बोला, मैडम सुनिए तो जरा। मगर दहशत से भरी संजना कहाँ कुछ सुनने वाली थी। वह तेजी से लगभग दौड़ते हुए एक मकान के पास यूं खड़ी हो गई जैसे वह उसका खुद का मकान हो, और घबराहट में अपने पति को फोन करने लगी। मगर यह क्या, उसके मोबाइल में तो सिग्नल ही नहीं आ रहा था। अपने मकान के बाहर एक सुंदर महिला को देखकर उस मकान का मालिक एक पुरुष बाहर आकर संजना के यौवन पर हवस भरी नजर डालकर बोला, यहाँ बाहर क्यों खड़ी हैं आप? अंदर आइए ना, हम बात करते हैं। अब तक वह बाइक सवार भी पीछा करते करते उस घर तक पहुंच गया था। संजना के लिए इधर कुआं उधर खाई वाली स्थिति थी। अब तक वह पुरुष हिम्मत बढ़ाकर संजना का हाथ पकड़कर उसे अंदर खींचने का प्रयास करने लगा। उसे लगा कि वह हेलमेटधारी युवक यदि इस काम में उसका साथ दे दे तो वह अपनी लूट में उस युवक को भी हिस्सा दे सकता है। संजना ने हिम्मत जोड़कर पूरी ताकत से उस अधेड़ उम्र के आदमी को धक्का दे दिया और एक बार फिर से अपने घर की दिशा में तेजी से निकल पड़ी। वह निश्चय कर चुकी थी कि यदि इस बार फिर से वह मवाली बाइक वाला लड़का उसके करीब आया तो वह उसे जोर से धक्का देकर गिरा देगी। संजना की आशानुरूप ही वह युवक एक बार फिर से धीरे धीरे बाइक चलाते हुए संजना के करीब आया और बोला, अरे मैडम सुनिए तो। संजना अब तक इस पल के लिए खुद को तैयार कर चुकी थी। वह दहाड़कर उस युवक से बोली, कौन हो तुम और तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? अगर अब पीछा किया तो मैं पुलिस को बुला लूंगी, कहकर संजना ने उसे डराने के लिए मोबाइल फोन निकाला। अब वह युवक हेलमेट निकालते हुए सहम कर बोला, अरे दीदी आपने मुझे नहीं पहचाना क्या? मैं तन्मय शर्मा हूँ, कानपुर में आपका स्टूडेंट था। आपने ही तो मुझे क्लास 11th और 12th में साइंस पढ़ाई थी।
आपकी आपकी बदली थी तो मैं 12th में अच्छे आपके बदौलत ही तो मैं 12th में अच्छे नंबरों से पास हो पाया। अब मैं सुल्तानपुर में जॉब लगने की वजह से शिफ्ट हुआ हूँ। मैं तो आपको देखते ही पहचान गया था। मैं इतनी देर से आपको मैडम मैडम कहकर आवाज़ दे रहा था और आप सुनकर रुक ही नहीं रही थी। आप यहाँ कैसे और मुझसे डरकर क्यों तेजी से भाग रही थी? तन्मय की बात सुनकर संजना ने राहत की सांस ली। उसे तन्मय घने अंधेरे में प्रकट किसी देवदूत की तरह लगने लगा। उसे याद आया 9 वर्ष पहले तक वह कानपुर में ही एक प्रसिद्ध निजी स्कूल में साइंस की अध्यापिका थी। उसके पढ़ाए गए कई छात्र अब भी धीरे धीरे सोशल मीडिया और सह अध्यापकों के माध्यम से पुनः संपर्क में हैं। संजना ने कहा कि उसके पति का यहाँ तबादला होने की वजह से वह अभी कुछ समय पहले ही यहाँ सुल्तानपुर शिफ्ट हुई है। अच्छा चलिए दीदी, मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। यहाँ रात में अकेले घूमना महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है, तन्मय ने कहा। संजना विश्वास के साथ तन्मय की बाइक पर बैठ गई। तन्मय ने उसके घर का पता पूछकर अपनी गाड़ी उस तरफ बढ़ा दी। एक बात पूछे दीदी, मैं तो आपका स्टूडेंट था, आपको हमेशा अपनी बड़ी दीदी ही समझता था। आप मुझसे डरकर इतनी तेजी से यहाँ वहाँ क्यों भाग रही थी? और यह पुलिस की धमकी क्यों? संजना ने तन्मय को हल्की सी चपत लगाते हुए कहा, नालायक, यदि तुम मुझे पहले ही अगर मैडम की जगह दीदी कह देता तो मैं इतनी मुसीबत में कहीं नहीं पड़ती। तुम यह मैडम और दीदी का फर्क कभी नहीं समझ सकता, क्योंकि तुम भी एक पुरुष हो। संकट के समय कोई भी स्त्री किसी अपरिचित पुरुष द्वारा बहन शब्द सुनकर जितना सुरक्षित महसूस करती है, उतना कोई शब्द अन्य नहीं है। सही समय पर शब्दों का चयन करना बेहद जरूरी हो जाता है, नहीं तो गलतफहमी होते देर नहीं लगती, जैसे मुझे आज हो गई थी। अच्छा, वह जो तुम फरिश्ते की तरह मुझे मिल गए।